बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर के द्वारा मैं आपको जैव विकास के सिद्धांत के विषय में जानकारी दूंगा। बच्चों, जैव विकास क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे जैव विकास कहते हैं। जैव विकास कैसे हुआ, इसके लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। उन्हीं सिद्धांतों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहला सिद्धांत जो जैव विकास के संबंध में आया था वो था लैमार्क का सिद्धांत, या जिसको लैमार्कवाद के नाम से भी जानते हैं, और इसको उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सिद्धांत डार्विन का योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत है, और तीसरा सिद्धांत नव डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात जो चौथा सिद्धांत है वह आधुनिक उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, जिसे हम उत्परिवर्तनवाद के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, चलो सबसे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद। बच्चों, लैमार्क फ्रांस का रहने वाला एक वैज्ञानिक था जो कि 1744 में पैदा हुआ और 1829 में इसकी मृत्यु हुई थी। लैमार्क के द्वारा 1809 में एक पुस्तक लिखी गई जिस पुस्तक का शीर्षक था फिलोसफिक जूलॉजिक। इस पुस्तक में इसने एक सिद्धांत को प्रकाशित किया जिस सिद्धांत को जाना गया उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। अब चलते हैं कि ये लैमार्क का सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित है। बच्चों, आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे कि मैंने 4 तथ्य इस सिद्धांत के लिखे हैं। पहला तथ्य है जीवों में बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा है जीवों पर वातावरण का सीधा प्रभाव। तीसरा है अंगों के कम या अधिक प्रयोग का प्रभाव। और चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। बच्चों, पहला जो तथ्य है बड़े होने की प्रवृत्ति, लैमार्क ने यह ऑब्जर्व किया, यह पाया कि जैव विकास में जीवों के शरीर एवं उनके अंगों में लगातार बढ़ते रहने की प्रवृत्ति होती है, और उनके इन बढ़ते रहने की प्रवृत्ति के कारण अंगों का विकास अलग अलग तरह से होता है। दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था कि वातावरण का सीधा प्रभाव, प्रत्येक जीव पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था कि वातावरण के प्रभाव के कारण जीव की संरचना में प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। पौधों में यह प्रभाव ज़्यादा अधिक पाया जाता है और प्राणियों में यह अप्रत्यक्ष रूप से उनके तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, जिससे उनके संरचना पे इसका प्रभाव बाद में परिलक्षित होता है। तीसरा जो तथ्य था कि अंगों के कम या अधिक प्रयोग का प्रभाव। बच्चों, वातावरण के प्रभाव के कारण कुछ अंगों का उपयोग अधिक होता है और वे अंग अधिक शक्तिशाली और अधिक क्रियाशील बन जाते हैं, जबकि कुछ अंगों का उपयोग कम होता है। इस वजह से उन अंगों की वृद्धि रुक जाती है और उनका ह्रास होने लगता है, अर्थात वह उत्तरोत्तर अवनति होती रहती है उनकी, यानी वो उनका उपयोग न होने के कारण वो डिजनरेट होते रहते हैं, जैसे कि आज के दौर में पाए जाने वाले अवशेषी अंग। तो कुछ अंगों का अधिक उपयोग और कुछ अंगों का कम उपयोग होता है। इसके बाद जो चौथा इसका तथ्य था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति से लैमार्क का आशय था कि ऐसे लक्षण जो कि किसी जीवन काल में कोई भी जीव अर्जित करता है या ग्रहण करता है, तो वो लक्षण अगर उसकी अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं तो ऐसे लक्षण उपार्जित लक्षण या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और ये उपार्जित लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तो इनकी जो वंशागति होती है उसको कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये उपार्जित लक्षण अगर अधिक समय तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं तो उस वजह से ये लक्षण जीवों में ऐसे लक्षण विकसित कर लेते हैं जिससे वे जीव अपने पूर्वजों से पूर्णतः भिन्न हो जाते हैं और इस तरह से नई जाति का निर्माण होता है, अर्थात जैव विकास होता है। तो इस तरह से अपने इस 4 तथ्यों के द्वारा लैमार्क ने अपने सिद्धांत को समझाया था। लैमार्क ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए सुप्रसिद्ध अफ्रीकी जिराफ का उदाहरण दिया। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लैमार्क ने अफ्रीकी जिराफ के
विकास के द्वारा अपने सिद्धांत को समझाया। बच्चों, उसने जिराफ के उदाहरण को समझाने के लिए जिराफ की लंबी गर्दन का उदाहरण दिया। उसके अनुसार जिराफ के पूर्वजों में न तो लंबी गर्दन थी, न ही लंबी टांगें थी, क्योंकि उस समय प्राणियों को काफ़ी मात्रा में भोजन आसानी से भूमि पर ही मिल जाता था। लेकिन वातावरण के परिवर्तन के कारण धीरे धीरे जलवायु बदली, जिसके फलस्वरूप मैदानों में घास सूखने लगी, हरी झाड़ियाँ समाप्त हो गई, ऊंचे पेड़ पौधे रह गए और वह भाग रेगिस्तान बनने लगा। ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में जिराफ के पूर्वजों को अपनी गर्दन और अगले पैर उचकाकर पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करना पड़ा। इस तरह से उनके इन अंगों का अधिक उपयोग हुआ, अर्थात गर्दन का उपयोग अधिक हुआ और अगली टांगों का अधिक उपयोग हुआ। इस प्रकार से इन अंगों का अधिक प्रयोग होने से ये उपार्जित लक्षण बन गए और ये उपार्जित लक्षण फिर वंशानुगत होकर अगली पीढ़ियों तक चले गए और इस प्रकार से आने वाली पीढ़ियों में जो जिराफ आए उनकी गर्दन भी लंबी थी और अगली टांगें भी उनकी काफ़ी ऊंची थी। तो इस तरह से लैमार्क ने अफ्रीकी जिराफ के उदाहरण से अपने उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को समझाया। लेकिन लैमार्क के इस सिद्धांत का वैज्ञानिकों ने बहुत विरोध किया, क्योंकि लैमार्क ने अपने सिद्धांत का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया। लैमार्क की कमियों पे अब हम नज़र डालते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं लैमार्क के सिद्धांत की क्या कमी थी। लैमार्क ने देखा कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं, लैमार्क ने बताया कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। अगर ऐसा होता तो पहलवान के बच्चे भी पहलवान ही होते, क्योंकि पहलवान के उपार्जित लक्षण क्या हैं? बलिष्ठ शरीर होना, बलिष्ठ भुजाएं होना और बलिष्ठ जो है उसका कसरत के द्वारा अपने शरीर को वो बलिष्ठ बनाता है, हिष्ट पुष्ट बनाता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चे भी पहलवान ही बने, क्योंकि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है, अर्थात लैमार्क का सिद्धांत सही नहीं था। दूसरा, इसका जो कमी क्या थी वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक वीजमैन ने अपने प्रयोग के द्वारा बताई। वीजमैन ने 1880 से 1892 तक 80 पीढ़ियों तक लगातार चूहों की पूंछ काटी और चूहों की पूंछ काटते रहने पर भी उसको किसी भी पीढ़ी में ऐसे चूहे प्राप्त नहीं हुए जिनमें की पूंछ ना हो। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि उपार्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं। अगर वे वंशानुगत होते तो चूहों की लगातार पूंछ काटते रहने से किसी न किसी पीढ़ी में अवश्य बगैर पूंछ वाले चूहे उत्पन्न होते। तो इस तरह से आपने आज इस लैमार्कवाद को, मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह समझ लिया होगा। और लैमार्कवाद का बहुत अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि इसके पुष्ट प्रमाण नहीं मिल पाए। केवल इसका एक तथ्य वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार किया गया, वह था वातावरण का जीवों पर पड़ने वाला सीधा प्रभाव। और यह तो एक सर्वमान्य तथ्य है कि वातावरण पर सभी जीवों का वातावरण का प्रभाव पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो इसलिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने लैमार्क के केवल इसी तथ्य को स्वीकारा कि जीवों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अन्य तथ्य अप्रमाणित होने की वजह से वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार नहीं किए गए। आशा है आपको लैमार्कवाद का मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।